इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। भाई प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस समझा था, और आज के इस सेशन में हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक की, ओम्स लॉ की। तो भाई आज के इस सेशन का, इस लेक्चर का टारगेट मैंने सेट कर दिया है कि इस सेशन के एंड तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है। अब जब टारगेट सेट है तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जिसमें हमें ओम्स लॉ समझना है। अब एक काम करो, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे हम पढ़ने क्या वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। भूल जाओ कि हमें ओम्स लॉ पढ़ना है। अब जो मैं आपसे 2-3 बातें बोल रही हूँ ना, उनको ध्यान से समझो, और अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो ओम्स लॉ आपको बिल्कुल विदिन 30 सेकेंड समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे दिख रही होगी क्या आपको मेरे पीछे एक पिक्चर में क्या है भाई, एक बीकर है, ठीक। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस बीकर में मैंने क्या किया, 3 अलग अलग पॉइंट्स पे होल करे हैं, और इन होल से आपको देखने को मिल रहा होगा कि 3 अलग अलग तरह की जेट्स निकल रही हैं। मतलब क्या कि पानी की धार बह रही है। एक बीकर था जिसमें पानी भरा था, उस बीकर में मैंने अलग अलग हाइट्स पे क्या करे हैं, होल करे हैं। तो क्या होगा, होल से पानी बाहर आएगा, पानी की धार बहेगी, यानी कि जेट्स निकलेंगी। अब आपको 3 अलग अलग तरह की जेट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एक बहुत ही पतली है, मतलब कि बीकर के बहुत पास में है। जो दूसरी वाली है वो बीकर से थोड़ी दूर है, और जो तीसरी वाली है वो देखो बीकर से सबसे ज़्यादा दूर है। अब ज़रा ये बताओ कि आपको 3 अलग अलग तरह की जेट्स क्यों मिल रही हैं, ठीक है। एक देखो बीकर के पास है, एक थोड़े से दूर है, और जो लास्ट वाली जेट है वो तो सबसे दूर है। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि ये जो पानी की स्पीड है ना, तीनों ही जेट्स में वो कैसी है, अलग अलग है। पहली जो जेट है इसमें पानी की स्पीड कैसी है, कम है, जिसके कारण उससे निकलने वाली पानी की स्पीड कैसी है, काफ़ी कम है, जिसके कारण जो जेट निकली है, जो पानी की धार निकली है, वो कैसी है, बीकर के पास है। तो यहाँ पे पानी की स्पीड कैसी है भाई, थोड़ी कम है, ठीक। अब जो दूसरी वाली जेट आपको देखने को मिल रही है, ये बीकर से थोड़ी दूर गई है। क्यों दूर जा पाई? क्योंकि इसकी जो स्पीड थी ना, वो क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। इस होल से जब पानी निकला तो उस पानी की स्पीड कैसी थी, थोड़ी ज़्यादा थी पहले वाली स्पीड के कंपैरिजन में, जिसके कारण जो पानी की धार बही, जो जेट आई, वो बीकर से दूर हो गई। अब तीसरी वाली जेट को देखो, ये सबसे ज़्यादा दूर है बीकर से। इसका मतलब क्या कि इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, इस जेट में, इस पानी की धार में पानी की जो स्पीड है वो कैसी है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो इस वाली जेट में पानी की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो पानी की धार है वो बीकर से बहुत दूर चली गई। पहली वाली जेट में क्या हुआ, स्पीड कम, इसलिए धार कैसी हुई, बीकर के पास। दूसरी वाली जेट में क्या हुआ, स्पीड हो गई थोड़ी सी ज़्यादा, जिसके कारण जेट यानी कि जो पानी की धार है वो थोड़ी बीकर से दूर हो गई। तीसरी वाली में क्या हुआ कि स्पीड और ज़्यादा हो गई, जिसके कारण जो पानी की जो धार है, जो जेट है, वो क्या हो गई, बीकर से सबसे दूर हो गई। लेकिन एक सवाल है मेरा कि आखिर ये पानी की स्पीड चेंज हो क्यों रही है। भाई भरा तो इस बीकर में पानी ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी पानी की स्पीड चेंज हो क्यों रही है, इसको देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने होल्स बनाए हैं ना, ये तीनों होल्स अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग हाइट पे है। इसको समझने के लिए मैं क्या करती हूँ कि ये जो बीकर में पानी है ना, इसको मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर देती हूँ, लेयर 1, लेयर 2 और ये लेयर 3। जो पहली पानी की जेट निकली, जो कि कैसी थी, बीकर के पास में थी, यानी कि उसकी स्पीड कैसी थी, उसमें पानी की कम थी, वो कहाँ से निकली थी, लेयर 1 से निकली थी, ठीक है। जो सेकेंड जेट है वो कहाँ से निकली, पानी की लेयर 2 से, और जो थर्ड जेट है वो कहाँ से निकली,
पानी की लेयर 3 से। ठीक, अब जो डिफरेंस है ना ये इन्हीं तीनों लेयर्स में आ रहा है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है प्रेशर का। किसका डिफरेंस है भाई? डिफरेंस है यहाँ पे प्रेशर का। कैसे? जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर क्या कोई और दूसरी लेयर है पानी की या किसी और चीज की? नहीं। तो इसके कारण इसका प्रेशर कैसा है इस लेयर का? कम है, जिसके कारण हमने जैसे ही यहाँ पे गड्ढा किया, होल किया, एक छेद किया, पानी वहां से बाहर निकला और पानी की स्पीड कैसी रही? कम रही। क्यों? क्योंकि इस लेयर पे पानी का प्रेशर कैसा है? कम है। दूसरी लेयर पे आओ। दूसरी लेयर में आपने देखा कि पानी के ऊपर, ये जो सेकेंड लेयर है इसके ऊपर एक और लेयर है पानी की। कौन सी? लेयर 1। भाई लेयर 1 के ऊपर कोई और लेयर नहीं थी पानी की, लेकिन लेयर 2 के ऊपर है एक लेयर पानी की। कौन सी? लेयर 1। तो इस जो सेकेंड जो लेयर है पानी की, इसमें प्रेशर कैसा है? इसमें प्रेशर है थोड़ा ज्यादा, जिसके कारण हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे होल किया तो इससे जो पानी बाहर निकला उसकी स्पीड कैसी हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक, तीसरा क्या हुआ? तीसरी जो लेयर थी पानी की, इसमें प्रेशर था सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई इस लेयर के ऊपर दो और लेयर थी पानी की। पहली वाली लेयर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई लेयर नहीं थी। ठीक, तो इसके पानी की स्पीड कैसी रही? कम रही। दूसरी लेयर के साथ क्या हुआ? उसके ऊपर एक और लेयर थी पानी की, तो उस पर प्रेशर क्या हो गया? थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इस लेयर से जो पानी निकला उसकी स्पीड कैसी हो गई? थोड़ी ज्यादा हो गई। और तीसरी वाली लेयर के ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लेयर 2 और लेयर 1 भी है, तो लेयर 3 के पानी के ऊपर काफी प्रेशर है। तो लेयर 3 से जो पानी निकला उसकी स्पीड कैसी हो गई? सबसे ज्यादा हो गई। इसीलिए उससे जो निकली पानी की धार है, जो जेट है, वो बीकर से कैसी हो गई? बहुत दूर चली गई। तो यहाँ पे डिफरेंस किसका आ रहा है भाई? तीनों वाटर लेयर्स में जो प्रेशर है ना, उन प्रेशर में प्रॉब्लम है। इधर पे प्रेशर कम था, इधर थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर सबसे ज्यादा हो गया, हाई प्रेशर हो गया। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण हुआ क्या? प्रेशर डिफरेंस के कारण जो स्पीड है ना वो चेंज हो गई। ठीक है, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हुआ? स्पीड चेंज हो गई। यानी कि प्रेशर है कम, स्पीड कम। प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा तो स्पीड थोड़ी ज्यादा। प्रेशर बहुत ज्यादा तो स्पीड और ज्यादा। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब एक काम करते हैं, अब हम प्रेशर डिफरेंस से स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। कैसे? मतलब कि प्रेशर डिफरेंस से हम स्पीड को रिलेट करेंगे। सपोज अब देखो, किसी भी मूविंग चीज की क्या टेंडेंसी होती है? फ्लोइंग चीज की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जाना। पानी कहाँ जाएगा भाई? पानी बाहर ही जाएगा। क्यों जाएगा? जैसे आपने होल किया बीकर में, क्योंकि बाहर पानी नहीं था, तो पानी कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से, ऑब्वियस सी बात है, लो जाएगा। ठीक है, अब बाहर जो है पानी का प्रेशर कितना है? 0 पास्कल। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला क्या? 0 पास्कल है बीकर के बाहर पानी का प्रेशर। समझ लो जो हमारी लेयर 1 थी, लेयर 1 में हम बोलते हैं कि पानी का प्रेशर कितना है? सपोज 5 पास्कल है। लेयर 2 में कितना है? 10 पास्कल है। और लेयर 3 में कितना है? 15 पास्कल है। ठीक, अब हम प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। प्रेशर डिफरेंस किसके बीच का? अब हम इन लेयर्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या बोल रहे थे? अभी तक हम प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे थे इन तीनों लेयर्स में। अब हम क्या करते हैं? अब हम प्रेशर डिफरेंस की बात करते हैं बीकर के बाहर और बीकर के अंदर। जो फर्स्ट लेयर है उसका अगर हम प्रेशर कंपेयर करें बाहर के साथ तो कितना है? 5 ज्यादा है। तो फर्स्ट लेयर और बाहर, बीकर के बाहर जो प्रेशर है उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 5 माइनस 0। ठीक है, 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? 5 पास्कल। ये क्या आया? प्रेशर डिफरेंस आया। दूसरा प्रेशर डिफरेंस क्या आया? दूसरा प्रेशर डिफरेंस देखो, 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10 पास्कल। और थर्ड डिफरेंस क्या आया? 15 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 15 पास्कल। अभी तक हम प्रेशर को कंपेयर कर रहे थे इन तीनों लेयर्स पे। अब हम प्रेशर कंपेयर कहाँ कर रहे हैं? बीकर के बाहर और बीकर अंदर। बीकर के बाहर प्रेशर कितना है पानी का? 0। बीकर के अंदर कितना है? अलग अलग लेयर्स में अलग अलग है। पहला प्रेशर डिफरेंस कितना आया? 5 पास्कल का। दूसरा कितना प्रेशर डिफरेंस आया? 10 पास्कल का। तीसरा प्रेशर डिफरेंस कितना आया? 15 पास्कल का। ठीक, अब देखो, जब 5 पास्कल प्रेशर डिफरेंस आया है तो स्पीड कैसी थी? कम थी।
10 पास्कल जब प्रेशर डिफरेंस आया तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, जब 15 पास्कल प्रेशर डिफरेंस आया तो स्पीड क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस बढ़ा स्पीड बढ़ती चली गई, है ना। जैसे जैसे क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस बढ़ा, स्पीड बढ़ती चली गई। कैसे, सबसे नीचे वाली जो लेयर थी पानी की, उसके ऊपर 2 वाटर लेयर्स का प्रेशर था, जिसके कारण उसका प्रेशर कितना हो गया, 15 पास्कल। इस लेयर से जब पानी बाहर आया तो पानी कहाँ आया, उस रीजन में जहाँ पे पानी था ही नहीं, 0 प्रेशर पे था, तो 15 पास्कल से कहाँ आ गया, 0 पास्कल पे आ गया। प्रेशर डिफरेंस कितना निकला, 15 पास्कल। और इस टाइम पे जरा पानी की स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है। जेट देखो बिल्कुल कंटेनर के जो है ना बहुत दूर चली गई है कंटेनर से। तो इस पूरी चीज़ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस पूरी चीज़ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं भाई कि अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, पानी की फ्लो की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। सेम केस कहाँ फॉलो होता है भाई, सेम केस फॉलो होता है जो हवा चलती वगैरह रहती है। ठीक है, जब हवा चलती है तो क्या होता है भाई, हवा जब चलती है तो आपको पता है हवा कैसे चलेगी, जब एक ऐसा रीजन हवा का जहाँ पे प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है, वो कहाँ जाती है, उस रीजन पे जाती है जहाँ पे उसका प्रेशर कैसा है, कम है। तो हवा कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन पे, जिस कारण क्या होता है, हवा चल जाती है। अब अगर ये प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। हवा कैसे चलेगी, हवा जो है एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन जाएगी, और अगर ये प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, हवा तेज़ी से चलने लगेगी। ठीक, यहाँ पे आपको एक GIF दिख रहा होगा, वीडियो दिख रहा होगा, जहाँ पे हम एक बीकर से दूसरे बीकर में जो है फ्लूइड जा रहा है। अब अगर मैंने इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा दी तो क्या होगा, पानी फ्लूइड तेजी से दूसरे बीकर में जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइट डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी कि डिफरेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। इसको बार बार रिपीट करो मेरे साथ, डिफरेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, डिफरेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। अब एक काम करते हैं, जो हमने पानी का फ्लो देखा था ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में समझते हैं। जो हम यहाँ पे पानी के फ्लो की बात कर रहे थे ना, अब उस पानी की जगह हम क्या लिख देते हैं, हम क्या बात कर रहे थे भाई, यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ्लो ऑफ वाटर की। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर की बात कर रहे थे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम फ्लो ऑफ वाटर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे क्या, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पे हम, फ्लो ऑफ करंट लेंगे। और जो हम प्रेशर की बात कर रहे थे, प्रेशर डिफरेंस की, वो प्रेशर डिफरेंस कहाँ होगा, क्या होगा, अब इस केस में प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो अब क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे वो कहलाएगा अब पोटेंशियल डिफरेंस। समझे, मैंने आपको कहा था कि अभी भूल जाओगे हमें क्या पढ़ना है, अभी फोकस करो इस चीज पे जो मैंने समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश करी है। अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो ये जो रिलेशन है ना, ये तो आपको बिल्कुल 15 सेकेंड्स के अंदर समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अभी तक हम बात कर रहे थे पानी के फ्लो की, अब उसे हम वाटर की जगह क्या लिख देते हैं, वहां पे हम फ्लो ऑफ करंट। और जो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, पानी के प्रेशर के डिफरेंस की, उसकी जगह हम लिख देते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या रिलेशन पड़ा था, जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि स्पीड बढ़ जाती है पानी की। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बोलूं तो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा था तो पानी का फ्लो बढ़ गया था, स्पीड बढ़ गई थी, 3 अलग अलग टाइप की जेट्स आपको देखने को मिल रही थी। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं तो हमने प्रेशर डिफरेंस की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, फ्लो ऑफ वाटर की जगह हमने फ्लो ऑफ करंट लिख दिया। हमने क्या देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सबसे पहले हमने डिस्कवर नहीं करी थी। ठीक है, ना आपने, ना मैंने, ना मेरी टीचर ने। ये सबसे पहले चीज किसने डिस्कवर करी थी भाई, ये सबसे पहले डिस्कवर करी थी एक जर्मन फिजिशियस थे जिनका नाम था जॉर्ज ओम्स। ठीक है, ये चीज सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर करी थी, नोटिस करी थी, ऑब्जर्व किया था, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का। और ये जो रिलेशन है जो अभी हमने पढ़ा, हमने ऑब्जर्व किया, इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया भाई, ओम्स लॉ दे दिया, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था भाई सही बात है, जो चीज जो डिस्कवर करता है उसके ऊपर उसका हक हो जाता है। ओम जी ने सबसे पहले जो है ना वो क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने एक ओम्स लॉ दे दिया जो कि क्या बताता है भाई, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स टर्मिनल। भाई क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its ends providing the physical conditions such as temperature remains constant। ये जो लाइन है ना, providing the physical conditions such as temperature remains constant या unchanged, ये बहुत जरूरी है। इस लाइन पर ही बेस्ड एक लिमिटेशन भी आती है ओम्स लॉ की। तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ समझो, लिमिटेशन भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा थ्रू अ कंडक्टर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये किसने बोला था, ये बोला गया था भाई हमसे ओम्स लॉ में। ठीक है, तो हमसे पहले किसी और ने इसे डिस्कवर कर लिया, जॉर्ज ओम ने डिस्कवर कर लिया, इसलिए उन्होंने एक ओम्स लॉ दे दिया। अब कई बार क्या होता है ना कि वैसे देखा जाए तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ऐसे लिखा रहता है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये वाला जो प्रोपोर्शनल है ना, जो रिलेशन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट का फ्लो डिपेंड कर रहा था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट का फ्लो ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है करंट के फ्लो पे, यानी कि अगर करंट का फ्लो ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अगर करंट का फ्लो कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो। क्या रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो मैं ज्यादा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम तो मैं भी कम। तो देखा जाए तो ये वाला रिलेशन जो है ना गलत है, आपको लिखना कुछ इसी तरीके से चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कई बार किताबों में भी ये दिया रहता है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो हम कर लेंगे खुद। ठीक है, फिर इसके बाद में if V is the potential difference applied across the ends of the conductor through which the current I flows, then according to Ohm's law I is directly proportional to V। अब क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, इसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सॉरी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या कहलाता है भाई, R कहलाता है। R मतलब क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर हम और थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर I प्रोपोर्शनल है किसके, V के, और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमें हटाना है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, V बाय R। ठीक है, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये R कहाँ से आया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया है ना, तो इसकी जगह क्या आ गया, R आ गया। R क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि करंट को, किसी भी चीज को रोकना है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या, किसी भी चीज को रोकना। तो भाई यहाँ पे रुकेगा क्या, रुकेगा वो जो फ्लो हो रहा है। कौन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कि बेसिकली ये टेंडेंसी होती है किसी भी चीज की करंट के फ्लो को रोकने की। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है किसी भी चीज की करंट के फ्लो को रोकने की। ठीक है, फ्रॉम द अबव फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन करंट गेट्स हाफ, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर क्या हुआ, रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस हाफ कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब किसने बताया था भाई, ये आया था सब कुछ ओम्स लॉ से। आगे क्या है, बस ओम्स लॉ के बारे में
ये बेसिक कहानी थी, ये बेसिक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ हमें ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका एक रिलेशन होता है करंट के साथ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम है तो करंट कम, ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा। यानी कि आई किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, आई डिपेंड करता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब एक काम करते हैं, ये करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वी आई ग्राफ कहते हैं। वी आई ग्राफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का एक ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में ले लेते हैं हम करंट और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं क्या, हम पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या रिलेशन देखा है भाई कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, इसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था किसके ऊपर, करंट के ऊपर। ठीक है, इसलिए ये जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इस वी आई ग्राफ में अगर आपको क्या पता करना है भाई, रेजिस्टेंस पता करना है, क्योंकि ये रिलेशन अकेले ऐसा थोड़ी ना आता है। रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो जो आपको करंट है वो कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे मिल रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहाँ दिख रहा है, वाई एक्सिस पे मिल रहा है। तो भाई रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको मिलेगा इस स्लोप में। तो अगर आपको वी आई ग्राफ में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो स्लोप है ना ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये वी आई ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्लोप क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब बारी आ जाती है किसकी, ओम्स लॉ की लिमिटेशन की। तो भाई ज्यादा लिमिटेशन नहीं, आपके लेवल पे बस दो ही हैं कि द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल हैज टू रिमेन कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन में जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया है, अनचेंज्ड रखने की बात बोली गई है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ ना तो करंट बढ़ जाएगा। अभी हम क्या ओम्स लॉ ने हमें बताया क्या था, ओम्स लॉ ने हमको बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन दिया था कि हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट का फ्लो ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट का फ्लो कम है। यानी कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे ही जाके डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब क्या, ज्यादा हीट। ज्यादा हीट मतलब क्या कि एटम जो है क्या करेंगे, उस हीट को अब्सॉर्ब करेंगे। हीट को अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, शांत नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे, वो उछलने लगेंगे। ठीक है, अब एटम्स के साथ क्या दिक्कत होती है, एटम्स तो आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो एटम्स क्या करेंगे, बस अपनी जगह पे वाइब्रेट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर बैठे होंगे ना जो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर जाएंगे, वो हो जाएंगे एक्साइटेड, वो निकल जाएंगे एटम के बाहर। एटम के बाहर निकल गए तो क्या होगा, वो अब करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं कंडक्टर में तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो अगर टेम्परेचर हो गया ज्यादा, कंडक्टर में हीट हो गई क्या, ज्यादा। हीट ज्यादा मतलब क्या कि ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेगी कौन, एटम्स। एटम्स एक्साइटेड हो जाएंगे, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेंगे, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे, एटम के बाहर निकल आएंगे और फ्लो करने लगेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना ज्यादा क्या, करंट। क्योंकि करंट कहां से आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही आ रहा था। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो करने लगेंगे मतलब क्या होगा, जो हमारा करंट है वो भी क्या होने लगेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि करंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होता है किस चीज पे, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ उस पे, किसी और चीज पे नहीं। इसीलिए ओम्स लॉ में बोला गया था कि जो बाकी की फिजिकल कंडीशंस है, टेम्परेचर वगैरह और जो स्टेट होता है मटेरियल का, वो कैसा होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो चेंज हुआ तो भाई ओम्स लॉ की तो वैलिडिटी खत्म है ना, क्योंकि ओम्स लॉ बोल रहा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। तो फिर जो रिलेशन आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, वो वैलिड नहीं रह जाएगा। ठीक है,
तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। सेकेंड लिमिटेशन बोलती है कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं, जैसे कि हम ग्रेविटेशनल लॉ के लिए बोलते थे कि वो एक यूनिवर्सल लॉ है, ओम्स लॉ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी कोई भी आइडल चीज नहीं होती जहां पे हम बोले कि इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास हो रही है और उसका टेम्परेचर भी कैसा हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। आप लैपटॉप यूज करते हो, लैपटॉप यूज करोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। दूसरा लैपटॉप ले लो, वो गर्म नहीं होता। इसका मतलब यही नहीं कि जो गर्म नहीं हो रहा उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, लेकिन जो कूलिंग इफेक्ट वगैरह जो है दूसरे लैपटॉप का वो काफी अच्छा है, इसलिए आपको वो हीट फील नहीं हो रही। लेकिन जो पहला वाला लैपटॉप है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें बह रही है, फ्लो कर रही है। तो जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां हीट होगी। हीट मतलब क्या? टेम्परेचर। तो ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती है, कोई भी ऐसी आइडल चीज नहीं है जहां पे हम बोलें कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर तो डेफिनेटली चेंज होगा। इसलिए ये क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, ओम्स लॉ बस इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड और ओम्स लॉ पे बेस्ड। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.